नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हो और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बैठक इस समय चल रही है। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही मीटिंग में सभी विधायक, मंत्री और सांसद शामिल हुए हैं। बैठक में उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा हो रही है। आगे की रणनीति पर मंथन होना है। देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहां से जीतकर गई हैं। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहां से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। तो देखिए, बैठक इस समय चल रही है। हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर की, वो 2 विधानसभा का सीटें जिस पर जीत की पूरी उम्मीद बीजेपी को थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। लाइव इस समय मौजूद है देहरादून से, सीधे रुख करेंगे सुनील की तरफ। सुनील, मीटिंग इस समय चल रही है, ये बड़ी बैठक यहाँ पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। हार पर मंथन और चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को इन दोनों सीटों को जीतने का पूरा भरोसा था। देखिए कंचन, ये जो कार्य समिति की मीटिंग है अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत जो तमाम पदाधिकारी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होने हैं। मंडल लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करीब 1350 के आसपास इन लोगों की यहाँ पर संख्या है। अब से कुछ देर बाद जो प्रदेश कार्य समिति है उसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें खासकर प्रदेश कार्य समिति ऐसे समय में हो रही है जब आपने देखा कि विधानसभा के जो 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में बीजेपी को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा। तो उसका भी कहीं न कहीं समीक्षा इस कार्य समिति में ली जाने वाली है। इसके अलावा चूंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा का भी उपचुनाव होना है और प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव है, उसका क्या रोड मैप होगा, उसका भी एक मोटा खाका इस कार्य समिति में खींचा जा सकता है। क्योंकि इसमें मंडल लेवल तक के जो तमाम पदाधिकारी हैं, टॉप टू बॉटम, वो सारे इस कार्य समिति में मौजूद रहने वाले हैं। फर्स्ट सेशन का जो इनॉग्रेशन होगा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो देर शाम को समापन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कार्य समिति में मौजूद रहेंगे। केंद्र की क्या नीतियां हैं, क्या केंद्र चाहता है प्रदेश के वर्कर्स से, वो सारे इस कार्य समिति में डिस्कस होने वाला है। जी ठीक है सुनील नप्रभात। देखिए, जब अयोध्या हारे यूपी में तो चर्चा अभी तक हो रही है, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा सीट हार गई बिहार, ये भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि ये धार्मिक स्थल जहां पर बीजेपी विकास करने का और प्रदेशवासियों के लिए काम करने का, इन जगहों पर सैलानियों के पहुंचने के लिए काम करने का बहुत दावा करती है। अब इन दावों के बाद, इन कामों के बाद सीटों का हाथ से निकल जाना, ये वाकई में चिंता की बात है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये जो 2 उपचुनाव हम हारे हैं, जो हमें सीटें नहीं मिल पाई है, इसका असर सीधे तौर पर आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता हमारे साथ है। अति उत्साह इसको कहेंगे बीजेपी का। और देखिए कंचन, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो मंगलौर विधानसभा की जो सीट थी वो बीजेपी उसको आज तक जीत नहीं पाई, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव। मंगलौर एक बार फिर से बीजेपी लूज कर गई है। तो बीजेपी को इतना गम मंगलौर को खोने का नहीं है, क्योंकि वहां पर इस बार पहली बार उसका वोट ऑफ परसेंटेज मंगलौर में बढ़ा है, क्योंकि वहां पर मोमडन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन खासकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट, जहां से कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, खासकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनका इस दौरान उपचुनाव में वहां पर बिल्कुल डेरा डाले रहे। एक घर में उन्होंने जाकर कम्युनिकेशन किया। बावजूद इसके बीजेपी वहां पर हार गई। ये बीजेपी के अंदर भी, पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी इस बात की चर्चा है। अलग अलग मतभेद बीजेपी के बीच है। कुछ का कहना है कि आपने कांग्रेस को तोड़ के जो अचानक से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में लाए, उनको न बीजेपी के कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर पाए, न राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के वर्कर्स को बीजेपी में ला पाए। तो इन तमाम मुद्दों पर भी आज इस कार्य समिति में डिस्कस होगा, मंथन होगा कि आखिर क्या बातें बीजेपी का दूसरे नंबर पर आना
उत्साह बढ़ाने वाली बात है या फिर भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सबक लेने वाली बात है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। सुनील प्रभात ने लगातार बैठक पर नजर बनाई हुई है जो आज होने वाली है अब से थोड़ी देर के बाद। बहुत शुक्रिया सुनील प्रभात फिलहाल की जानकारी के लिए आपका। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक हफ्ते बारिश नहीं हुई है, माहौल थोड़ा सा शांत रहा, मौसम ठीक रहा, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए सभी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अभी भी 129 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना जता दी गई है। बागेश्वर में बारिश मुसीबत बनकर आई है। तेज बारिश के बाद करीब 5 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। सड़क बंद होने से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। वहीं कपकोट पिंडारी सड़क पर पेड़ गिरने से कई घंटे तक यातायात बाधित रहा है। इधर कांडा के रावतसेरा को जोड़ने वाला पैदल रास्ता नदी में समा गया है और कूलर नदी में लगातार भूकटाव हो रहा है। बागेश्वर नगर में भागीरथी मंडलसेरा बाईपास बदहाल हो गया है। पिथौरागढ़ से खबर है जहां के धारचूला तहसील में तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बीते दिनों बरसात में बह गया, जिसके बाद अब लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं या कहिए कि इस नदी को पार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घर का ज़रूरी सामान भी ऐसे ही पार कराया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर काम चलाऊ तरीके से जो ये ट्रॉली बनाई गई है उससे पहुंचाया जा रहा है। पुल बहने के बाद लोग अपनी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, अपने घर के लिए राशन किस तरह से लेकर आ रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून से हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं पैदा हुई हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद कई सड़कें खराब हो गई हैं, कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। हल्की बारिश होते ही बोल्डर सड़क पर आ रहे हैं। वहीं बारिश के बाद नदियों में गंदा पानी बह रहा है, जिसकी अब लोगों के घरों तक पहुंचने की भी खबरें सामने आ रही हैं। सप्लाई लोगों के घर तक पहुंच रही है गंदे पानी की। ऐसे में पीने के पानी का संकट भी लोगों के सामने खड़ा हो गया है। हरिद्वार से खबर जहां के देहरादून जा रही मुरादाबाद डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 24 लोग घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना में किसी यात्री की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन कई लोग जख्मी हुए हैं। देर शाम की तस्वीरें हैं जब बस करीब 40 यात्रियों को लेकर हरिद्वार से देहरादून के लिए निकली और जैसे ही बस हाईवे पर सीसीआर टार के पास पहुंची तभी अनियंत्रित होकर बस हाईवे से दीनदयाल पार्किंग में गिर गई। बस के नीचे गिरने के बाद चीख पुकार मच गई। लोग खिड़कियों से बाहर निकलते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद लोग बस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल यात्री इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हादसे के लिए ड्राइवर को लापरवाही बरतने की बात बताई जा रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। वहीं पुलिस के कांवड़ियों के लिए रूट तय करने की जानकारी भी मिल रही है। इसके साथ ही कांवड़ियों की टूरिस्ट प्लेस में जाने पर रोक रहेगी, यानी कि डीजे और कांवड़ियों की वेशभूषा में कांवड़ियों को टूरिस्ट प्लेस में नहीं जाने दिया जाएगा। नॉर्मल कपड़ों में टूरिस्ट प्लेस में जा सकते हैं। पिछले साल मसूरी में कांवड़ियों का लोगों के साथ बवाल हो गया था। इसको लेकर इस बार रोक लगा दी गई है टूरिस्ट प्लेस पर कांवड़ियों के जाने पर। कांवड़िए जो है मसूरी या अन्यत्र जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ भी चले जाते हैं और लोकल व्यापारियों के साथ कहीं रेट को लेकर या किसी अन्य चीज़ों को लेकर उसमें झगड़े की संभावना भी रहती है और ऐसे वाद विवाद पूर्व में भी आए। तो इस बार कोशिश है कि जो हमारा जो हरिद्वार है, जो नीलकंठ है, जहाँ पर कांवड़ियों का डेस्टिनेशन जाने का है, जल चढ़ाने का है, वो उन जगहों पर जाएँ। टूरिस्ट स्थानों पर अगर वो जाते हैं तो कांवड़ भेष में न जाकर वो नॉर्मल टूरिस्ट के रूप में जा सकते हैं।
आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम जल भरने को पहुंचते हैं, लेकिन गंगोत्री धाम तक जगह जगह बने हुए लैंडस्लाइड जोन बारिश में कांवड़ यात्रियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल भरने पहुंचने लगे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह बने भूस्खलन जोन कांवड़ यात्रियों के लिए इस बार मुसीबत भरे रह सकते हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ और डाक कांवड़ बड़ी तादाद में गंगोत्री धाम की ओर रुख करेंगे। वहीं दूसरी ओर गोमुख मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त है, इसीलिए खतरे को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गंगोत्री धाम समेत कनखू बैरियर पर मार्ग बंद होने के बोर्ड लगा दिए हैं। एक इश्यू इस बार आया है, चूंकि गंगोत्री से गौमुख वाला जो हमारी फॉरेस्ट का ट्रैक है उसमें 3-4 उसमें लकड़ी की पुलियों के तहत गंगोत्री पहुंचा जाता है, तो 3 पुलियां इस बार बह गई थी, बीच में पानी बढ़ गया था। तो अब वो वैकल्पिक रूप से पुलियां तो बन गई है, लेकिन पानी का जो अभी वॉल्यूम है वो कम नहीं हुआ है। जैसे पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगोत्री नेशनल पार्क वाले वो पुलिया को फिर वहां पर पुनर्स्थापित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारी की हुई है। चिन्याली सोन नगुण बैरियर से लेकर गंगोत्री धाम तक कांवड़ यात्रा को लेकर 5 जोन में बांटा गया है। मोबाइल टीम्स जो है हमारी गाड़ी के साथ और बाइक के साथ जो तैनात रहेंगी, और जो कांवड़ियाँ आ रहे हैं उनको जो मौसम के पूर्वानुमान जो है उसको उनको बताती रहेगी। मेरी कांवड़ियों से ये भी निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी तरह के नशे से जो है नशा और सामग्री इस तरह की सामग्री से दूर रहें। उत्तरकाशी में धीरे धीरे कांवड़ यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल लेने पहुंचेंगे। ऐसे में कांवड़ यात्रियों को धरासू से गंगोत्री धाम तक बने भूस्खलन जोन में यात्रा करते हुए खास ध्यान देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन शिव भक्त जल लेकर अभी से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। वहीं शिव भक्तों में जुनून देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सोनीपत का एक दिव्यांग शिव भक्त जल लेकर जा रहा है। उसका ये कहना है कि भोले की कृपा से उसे शक्ति मिली है। मोहित का कहना है कि वो पहली बार कांवड़ लेने अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार आया था और अब जल लेकर जा रहा है। सोनीपत लेकर जा रहा हूँ हरिद्वार से कांवड़, 200 किलोमीटर पद यात्रा कर रहा हूँ और भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका है। 100 गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने बॉडी बिल्डिंग में। अब तो भोले के आशीर्वाद से खिंच कांवड़। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कुछ दिनों के पहले पुणे के लोनावला में आपने देखा कि तेज पानी आने से 2 परिवार पानी में तेज बहाव में बहने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब कुछ इसी तरह का जो न्योता दे रहा है वो देहरादून का रॉबर्ट्स केव दे रहा है। देखिए पूरा रिपोर्ट। देहरादून के रॉबर्ट्स केव की ये तस्वीरें बीती 23 जून की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पर्यटकों से ठसाठस भरी इस केव में ये छोटा सा रास्ता है, जिससे लोग किसी तरह आ जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भीड़ इन दिनों फिर रॉबर्ट्स केव में देखी जा रही है और दूसरे प्रदेशों से आए लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में बारिश हो रही है और आसन नदी का पानी कभी भी बारिश के दौरान बढ़ सकता है। कुछ दिनों पहले भी कई लोग नदी में फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था। वहीं न्यूज़ 18 से बात में टूरिस्टों ने बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है और पानी बढ़ते ही कोई भी हादसा हो सकता है। लोगों ने अभी गुच्ची पानी में वहाँ देखा, काफ़ी अंदर तक जगह है, अंदर तक लगभग 500 मीटर अंदर जाना है वहाँ पे, और कहीं कहीं पानी ज़्यादा है, कमर से भी ऊपर है, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए वहाँ, लेकिन बाहर से ही घूम के चले आए। कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था, भीड़ है बस, और कुछ नहीं है यहाँ। हाँ ये तो है ही, खतरा तो बनेगा ही, भीड़ है, कोई बताने वाला नहीं है, पानी कब तेज हो जाए कुछ पता थोड़ी नहीं है। अंदर क्या, अंदर तो फंसने का है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो मरेगा आदमी। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है।
प्रशासन की तरफ से भी रॉबर्ट्स केव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो पानी के बढ़ते ही सभी लोग को वहां से निकलने के लिए बोलते हैं। जब बारिश का ऐसा होता है, जो देखो हमारा जो आदमी है वो आदमी हमारे इस केव के ऊपर 2 तैनात रहते हैं। वो हमें जैसे मौसम खराब ऊपर हो जाते हैं तो हमें वीडियो फोन द्वारा कॉल करके हमें बता देते हैं कि यहाँ मौसम खराब हो गया। तो हमारे 4 आदमी केव के अंदर जाकर सारे जितने में घुस रखे हैं उसको तुरंत ही हम आधा घंटा 20 मिनट पहले हम उनको खाली करवा देते हैं। हादसों को देहरादून का रॉबर्ट्स केव न्योता दे रहा है और किसी बड़ी घटना होने का भी शायद प्रशासन इंतजार कर रही है। देहरादून का ये पर्यटक स्थल है रॉबर्ट्स केव। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जबकि मौसम बरसात का हो गया है और यहाँ बारिश कभी भी ऊपर से आती तो यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, जिस कारण कई बार यहाँ यात्री फंसे भी रहते हैं और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या पे यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जो कहीं ना कहीं एक खतरे को अलार्म दे रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नैनीताल के भवाली और भीमताल खतरे में है। ड्रेनेज सिस्टम की फाइल शासन में धूल फांक रही है और बरसात में समस्या बढ़ती जा रही है। भवाली और भीमताल शहरों में मानसून के दौरान भूस्खलन का खतरा बना है। शहर में निर्माण तेजी से हुआ है तो ड्रेनेज सिस्टम आज भी इन दोनों शहरों में नहीं है। सीवर का पानी जमीन में ही जाने से जोशीमठ जैसा खतरा यहाँ तेजी से बढ़ा है। पहाड़ों पर बने घरों में भी भविष्य में संकट दिखने लगा है, तो स्थानीय लोग भी सीवर और नालियों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भवाली में जो है ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है। भवाली में सिर्फ एक सिप्रा नदी है, सारा पानी वहीं पे जाता है और सीवर के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी भवाली में सीवर लाइन नहीं है। भीमताल में जो सीवर लाइन है वो आधी अधूरी है, वो पूरे शहर को कवर नहीं करती है। तो इन दोनों छोटे छोटे शहरों में जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है सीवर लाइन का बनाया जाना एक बड़ा जरूरत है। दरअसल जोशीमठ की आपदा के बाद सरकार ने सभी शहरों के ड्रेनेज प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश सभी डीएम को दिए। नैनीताल जिला प्रशासन ने भवाली और भीमताल में नालियों के निर्माण और सीवर लाइन के लिए शासन को फाइल भेजी, लेकिन आज तक भी उसको मंजूरी नहीं मिल सकी। भीमताल के और भवाली के व्यवस्थित जो ड्रेनेज प्लान है उसके लिए एक प्रथम चरण का आग्रह ऑलरेडी हम लोगों ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलेगी तो उसमें उसको सही तरीके से डिजाइन करके स्थायी समाधान के लिए भी काम किया जाएगा। बहरहाल ये अलग बात है कि पहाड़ों में बारिश का पानी नहीं रुकता, लेकिन नालियां न होने से भूस्खलन का खतरा जरूर है। ऐसे में जिस तरह से इन दोनों शहरों में निर्माण की बाढ़ आ गई है, उससे भविष्य में संकट दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो मानसून की बारिश के बाद हेमकुंड साहिब में उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल खिल चुका है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध हेमकुंड के पास ब्रह्म कमल के फूल खिले हुए हैं और इन दिनों पहाड़ों में जमकर बारिश भी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ ब्रह्म कमल के फूल खिल चुके हैं, जिनके दीदार करने के लिए तीर्थयात्री और सैलानी पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा केंद्र में उत्तराखंड में इकलौते मंत्री हैं। टम्टा के मंत्री बनने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि अब उनकी ही लोकसभा से पहाड़ में रेल लाइन बिछाने की मांग शुरू हो गई है। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। अल्मोड़ा लोकसभा में जहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना लोग ब्रिटिश समय से देख रहे हैं, वहीं त्रिवेंद्र सरकार में रामनगर चौखुटिया रेल लाइन को लेकर कुछ पहल हुई थी। लेकिन अरसा गुजरने के बाद भी इन दोनों रेल लाइनों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं नजर आ रही है। 170 किलोमीटर लंबी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का पहला सर्वे ब्रिटिश सरकार ने 1882 में किया था। आजाद भारत में भी इस रेल लाइन के लिए 5 बार सर्वे हो चुका है। यही नहीं, 2012 में इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में भी शामिल किया गया था, जबकि 2021 से इस रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे का काम हो रहा है। दूसरा, टनकपुर बागेश्वर की
ऐतिहासिक रेल मार्ग सपनों सजे हुए थे और हम लगातार कर रहे हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग पूरा हो रहा है। क्या टनकपुर बागेश्वर की शुद्ध भारत सरकार लेगी एज ए सांसद, ऐसे मंत्री, ये दो चीजें हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जहां पर्यटन के लिए कारगर साबित हो सकती है, वहीं ये चीन और नेपाल बॉर्डर के सबसे करीबी रेल लाइन होगी। इस रेल लाइन के लिए 44,000 करोड़ से ज्यादा की लागत तय हुई है, जबकि रेल लाइन बनाने के लिए 475 हेक्टेयर जमीन का भी अधिग्रहण होना है। 65 टनलों से गुजरने वाली इस रेल लाइन को बनाने में 135 पुलों का निर्माण भी होना है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कब, क्योंकि रामनगर चौखुटिया रेल लाइन बनने की भी उम्मीद लोग सालों से लगा रहे हैं। अब टनकपुर से बागेश्वर का सर्वे का काम हमारा पूरा हुआ है और दूसरा रामनगर चौखुटिया गैरसैंण का काम भी हमारा सर्वे का हुआ है और मैं इस दिशा में बहुत तेज गति से हूँ, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के इंटरनल यानी कि हिल स्टेशन के अंदर, पहाड़ के अंदर ट्रेन आए। गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू होने के बाद कुमाऊं के लोग भी रेल का सपना देखने लगे थे, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी इस सपने को साकार करने की कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। ऐसे में एक बार फिर कुमाऊं की इन दोनों रेल लाइनों की मांग तेज हो रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।